सर पढ़ा दीजिए। वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस कर लिया जाए ना, है ना। तो एक दो दिन का समय और लग जाएगा चैप्टर खत्म होने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मोटिव ये होना चाहिए कि अच्छे से समझे और अच्छे से सीखे, ना कि हम लोग रटे। कोई हमारे अभी अगले महीने या 2 महीने 4 महीने बाद एग्जाम तो लगे नहीं है, तो अच्छे से सीखे। बस आप लोग इतना करते रहना कि जो भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की जा रही हैं उनको राघव एक मिनट अपना माइक अनम्यूट कर लो। जो भी रिकॉर्डिंग अपलोड की जा रही है उसको आप लोग जरूर देखते रहना, रिवाइज करते रहना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट टर्न पे वी हैव डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने के पीछे सिर्फ अपना एक ही टारगेट था, और वो टारगेट था कि हम लोगों को जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करनी है। तो जरा सा मैं 1-2 मिनट का समय लेके किसी से पूछ लूं एक बार कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ऋषि ऋषि आप बताओ क्या बॉइलिंग पॉइंट बताया था उस दिन, मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जल्दी से बता दो ऋषि। ऋषि जल्दी बताओ बेटा, क्या चीज बताई थी बॉइलिंग पॉइंट में। हमको है ना, तो मैंने बताया था जब किस लिक्विड को हम हीट करते हैं, जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं, तो मतलब जब किसी लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं या रखते हैं, तो एक प्रेशर तो उसमें नॉर्मली पहले से काम करता है, जिसको हम सराउंडिंग प्रेशर बोलते हैं। और इस समय हमारे ऊपर सराउंडिंग प्रेशर नॉर्मली 1 atm है, ये वेरी करता है, कम ज्यादा होता है। जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड की सरफेस से वेपर फॉर्म होती है, और वेपर भी एक प्रेशर लगाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर जो लिक्विड की सरफेस पे लग रहा है और सराउंडिंग प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं कि नाउ द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ये लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस था कि बॉइलिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है, जबकि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है। हम वेपर प्रेशर 25 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, 10 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, 5 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं, 50 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है नितिन, वेरी गुड। और 100 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर पे, क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होता है। तो मेन बात जो मैंने उस दिन डिस्कस की थी वो ये करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट को हम 2 तरीके से बदल सकते हैं। पहला फैक्टर था कि जो सराउंडिंग प्रेशर है, जो सराउंडिंग प्रेशर है, नितेश उस दिन मैंने आप लोगों को, नितेश और सागर को कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए थे लेकिन आप लोगों को जवाब नहीं आया था, तो आज ध्यान रखिएगा। पहला जो फैक्टर है वो है सराउंडिंग प्रेशर। हम सराउंडिंग प्रेशर को बदलकर भी बॉइलिंग पॉइंट बदल सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि ये हमारा सी लेवल है, ये सी लेवल है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ सी लेवल पे जो वाटर, जो हमारा सराउंडिंग प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और 1 atm पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हम पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों की वादियों में जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है। ये उस दिन मैंने बात डिस्कस की थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर अभी प्रेशर लग रहा है 760 mmHg, और जब हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो सराउंडिंग प्रेशर कुछ कम हो जाता है। मान लीजिए 760 की जगह कितना हो गया, 700 mmHg हो गया, मान लिया, कुछ भी हो सकता है ना, 700 mmHg हो गया। तो अब वेपर प्रेशर को पहले यहां नीचे वेपर प्रेशर को किसके बराबर होना था, 760 mmHg के बराबर होना था। ठीक है, तो उसको समय लग रहा था, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ रही थी। बट ऊपर जब हम गए वेपर प्रेशर 700 mmHg हो गया, सॉरी सराउंडिंग प्रेशर 700 mmHg हो गया, तो वेपर प्रेशर को अब किसके बराबर पहुंचना है, 700 mmHg के बराबर पहुंचना। तो हो सकता है थोड़ी ही वेपर
इकट्ठा हुई हो और 700 के बराबर हो गई हो, 700 mg के बराबर, तो हम बोलेंगे कि लिक्विड जल्दी बॉयल होने लगा, कम टेम्परेचर पे कम हीट देके बॉयल होने लगा। ठीक है, यही लॉजिक था कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। क्यों पहाड़ों पे खाना देर से पकता है? क्योंकि यहां पर हमें लिक्विड को उबालने के लिए 760 mmHg तक वेपराइज करना है। यानी हमें यहां पर अपने सी लेवल पे ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी लिक्विड को, तब जाके वो 760 mmHg के बराबर हो जाएगा। और ऊपर पहाड़ों पे क्या होता है, कम हीट देके ही लिक्विड बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो उसमें पड़ा हुआ जो फूड आइटम है उसको हीट कम मिलती है। यहाँ जो फूड आइटम है, जो आलू है, दाल है, उसको हीट ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा देर तक हीट किया है, जिससे पानी 760 mmHg पे वेपराइज हो रहा है। ठीक है, बॉयल हो रहा है। ठीक है, और वहां पर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग अर्ली, है ना, जल्दी होने लगा, बॉयल होने लगा, तो कम हीट प्रोवाइड कर पाए हम। तो लिक्विड को, वहां पे जो फूड आइटम था उसको हीट कम मिली, तो वो कच्चा रह जाएगा, नहीं पक पाएगा, इसलिए और देर तक हमें रोकना पड़ता है। मतलब बॉयल होने के बाद भी हमें काफी देर तक हीट प्रोवाइड करती रहनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ गए ना मेरी बात यहां तक? ये लॉजिक मैंने उस दिन आप लोगों को समझाया था कि पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है। आगे बढ़े हम लोग। अब दूसरा, हाँ सॉरी, मेरा जो प्रशांत बेटा, अपना माइक अनम्यूट करो। तो जो पहला फैक्टर था वो सराउंडिंग प्रेशर था, कि सराउंडिंग प्रेशर को हम चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो एक बार जरा मैं क्रॉस क्वेश्चन लू जरा। प्रशांत आप बताओ बेटा, सराउंडिंग प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक वर्ड में आंसर देना है। सराउंडिंग प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? सर डिक्रीज होगा। सोच के जवाब देना है बेटा। सराउंडिंग प्रेशर, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, जबकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सराउंडिंग प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? प्रशांत, यस सर। सराउंडिंग प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा? मान लीजिए सराउंडिंग प्रेशर 760 mmHg है, और इस सराउंडिंग प्रेशर में लिक्विड को हम बॉयल कर रहे हैं, और एक तरफ सराउंडिंग प्रेशर 1000 mmHg है, इस सराउंडिंग प्रेशर में हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर दोनों को बॉयल होने के लिए सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होना है। यहां पर वेपर प्रेशर को किसके बराबर पहुंचना है? 760 mmHg के बराबर। और यहां किसके बराबर पहुंचना है? 1000 mmHg के बराबर। तो किसको ज्यादा देर तक हीट करना पड़ सकता है? 1000 वाले को कि 760 वाले को? क्योंकि वेपर प्रेशर को किसके बराबर लाना है? सराउंडिंग प्रेशर के बराबर लाना है। वेपर प्रेशर को किसके बराबर लाना है? सराउंडिंग प्रेशर के बराबर लाना है। एक तरफ, हाँ ठीक है ठीक है, आप लोग के आंसर में देख रहा हूं, वेरी गुड। एक तरफ 760 mmHg है, एक तरफ 1000 mmHg है। किसमें ज्यादा देर तक हीट करने की जरूरत पड़ेगी? जल्दी आंसर दो बेटा प्रशांत। सर 1000 mAh। 1000 में ना, तो 1000 में ज्यादा देर तक हीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा होगा ना, इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा यस होगा। सर। इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे तो सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। समझ गया बात को? यस सर। ठीक है। हाँ ऋषि, वो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, किया भी क्या जाएगा ना, देर तक तो हीट करना ही पड़ेगा ना। फिर उसी हिसाब से पानी लिया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेंगे, है ना, और कोई रास्ता नहीं है। तो समझ गए ना? तो यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। यहां पर हमने ये फाइनल कर दिया है कि सराउंडिंग प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सराउंडिंग प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बट ये अपने लेवल का काम नहीं है, हमें आज इसको डिस्कस नहीं करना है। हमें सराउंडिंग प्रेशर कम ज्यादा नहीं करना। तो सर क्या करना है? तो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाला एक और फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है वेपर प्रेशर। वो फैक्टर होता है वेपर प्रेशर।
ठीक है, मेरी बात समझ गए? जैसे अब आप देखिए, मेरी बात समझिए जरा, अब आप देखिए, एक तरफ एक कंटेनर में ये था पानी H2O, ये था पानी, ठीक है, और दूसरी तरफ एक कोई दूसरा लिक्विड था, मान लीजिए ये ईथर होता, मान लीजिए ये ईथर होता, ठीक है। ईथर से अभी शायद आप लोग परिचित ना हो क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लीजिए यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन तो समझते हो ना आप लोग, हाइड्रोकार्बन समझते हो, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं, और यहाँ पर है H2O, ठीक है, यहाँ पर है H2O, ठीक है। दोनों पे ही सराउंडिंग प्रेशर अभी सेम काम कर रहा है, 1 atm काम कर रहा है। यहां पर भी सराउंडिंग प्रेशर 1 atm है और यहां पर भी सराउंडिंग प्रेशर 1 atm है। इस बार सराउंडिंग प्रेशर सेम है। एक फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट का जो होता है वो सराउंडिंग प्रेशर होता है, मैंने आपको समझाया, लेकिन यहां हम सराउंडिंग प्रेशर पे बात नहीं करेंगे, हम दूसरा फैक्टर समझने जा रहे हैं। तो सराउंडिंग प्रेशर दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर एक बात आप ये भी जानते हो कि जो पानी होता है, पानी का सॉरी अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होता है, और यहां पर जो हाइड्रोकार्बन है उनके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होगा, ये बात आप लोग समझते हो, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और वाटर के मॉलिक्यूल में थोड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, क्योंकि पानी किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ गए? दोनों को आपने हीट करना स्टार्ट किया, दोनों को पहले 5 डिग्री टेम्परेचर दिया, फिर दोनों को आपने 8 डिग्री टेम्परेचर दिया, दोनों को आपने 10 डिग्री टेम्परेचर दिया, फिर दोनों को आपने 20 डिग्री टेम्परेचर दिया। जवाब जरा सोच के दीजिएगा, जवाब ये सोच के दीजिएगा कि एक तरफ है H2O और एक तरफ है हाइड्रोकार्बन, सराउंडिंग प्रेशर दोनों पे 1 atm काम कर रहा है। जब हम दोनों को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जवाब दीजिएगा, क्या दोनों में वेपर की क्वांटिटी सेम बनेगी? क्या क्या दोनों में वेपर की क्वांटिटी सेम बनेगी क्या? नो सर। नहीं No, कुबेर, sir. ठीक है तो फिर क्या होगा, किस में ज्यादा बनेगी? Sir, H2O में ज्यादा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में ज्यादा बनेगी कि H2O में ज्यादा बनेगी? हाइड्रोकार्बन। मान लिया है ना कि हाइड्रोकार्बन हल्के हैं, अदरवाइज हाइड्रो मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत लाइट हो, तो बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका भी अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, लेकिन हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि ना H2O ना हाइड्रोकार्बन, नामकरण हटा दो, नामकरण में समस्या होती, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, नामकरण में समस्या होती है। ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। लिक्विड ए के मॉलिक्यूल मोर अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल मोर अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल लेस अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए, दोनों की वेपर एक जैसी बनेगी या किसी की कम किसी की ज्यादा बनेगी? जल्दी से जवाब दीजिए। सर कम ज्यादा बनेगी ना, तो किसकी ज्यादा बनेगी, किसकी ज्यादा बनेगी? किसकी? लिक्विड बी की ज्यादा बनेगी, लिक्विड बी की वेपर ज्यादा बनेगी, और लिक्विड बी की वेपर जब ज्यादा बनेगी तो यहां पर स्पेस में बी के मॉलिक्यूल वेपर स्पेस में ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, ए के थोड़े कम होंगे, ठीक है। अब सेम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए हम 25 डिग्री या 30 डिग्री पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड ऋषि, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब दिया करें, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जोश बढ़ता है, पूरी ताकत से पढ़ा देंगे, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आया, ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब बस आप लोग थोड़ा सा जवाब देते रहे। तो लिक्विड बी की वेपर ज्यादा बनेगी। अब लिक्विड बी की वेपर ज्यादा बनेगी तो यार वेपर प्रेशर कोई तो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होना है, मेरी बात समझ गए ना, वेपर प्रेशर को सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होना है। अगर यहाँ वेपर में ये लोग जल्दी इकट्ठा हो जा रहे हैं और ये लोग कम इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये लोग जल्दी ही लिक्विड बी में जल्दी ही वेपर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएंगे,
जबकि लिक्विड ए में आपको इंतजार करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा काफी देर तक कि भैया अब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो, कि अब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो, कि अब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो। आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, ज्यादा वेपराइज करना पड़ेगा। जबकि यहां वेपराइजेशन फास्ट हो रहा है तो जल्दी ही वेपर प्रेशर, इतनी सारी वेपर कलेक्ट हो गई कि वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो गया। और जब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे नाउ द लिक्विड बी स्टार्ट बॉइलिंग, जल्दी हो गया। जबकि ए अभी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए थे, तो वो इतने इकट्ठा नहीं हो पाए कि वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर कर पाए वेपर प्रेशर। यहां तक बात समझ गए? तो अगर कोई लिक्विड ज्यादा वेपराइज होता है, फाइनल मुझे आंसर चाहिए, कंक्लूजन चाहिए इतना समझाने के बाद, ठीक है? और वो आप लोग मुझे लिख के दोगे, सबसे मैं पूछूंगा। अगर कोई लिक्विड ज्यादा वेपराइज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? लेस और मोर, लेस और मोर, बस आपको जवाब इतने में देना है। कोई लिक्विड ज्यादा वेपराइज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, वो कम टेम्परेचर पे जल्दी सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा कि ज्यादा टेम्परेचर पे? तुरंत जवाब देना है भैया। आप लोग प्लीज सोचा करें, सोचा करें, सोचा करें कि हम पूछ क्या रहे हैं। कोई लिक्विड अगर ज्यादा वेपराइज हो रहा है तो वो बताओ उस कम टेम्परेचर पे जल्दी सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा कि हाई टेम्परेचर तक इंतजार करना पड़ेगा वेपर प्रेशर को सराउंडिंग प्रेशर के बराबर करने में? यानी अगर कम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सुनिएगा एक बार मेरी बात सुनिए फिर से, जो लोग आंसर दे रहे हैं। कम टेम्परेचर पे अगर उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ज्यादा देर तक हीट करना पड़ा वेपर प्रेशर को सराउंडिंग प्रेशर के बराबर करने में तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो फिर से सोच के जवाब दीजिएगा, फिर से सोच के जवाब दीजिएगा कि अगर अट्रैक्शन फोर्स लेस है, अगर अट्रैक्शन फोर्स लेस है, लेस अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स, मोर और लेस। कोई जवाब चेंज करना चाहता है? जितने लोगों ने जवाब दिया है मैं पढ़ रहा हूं सबके जवाब, किसी को जवाब चेंज करना हो तो चेंज कर देना। मोहित, नितेश जवाब चेंज करना है? फिर से सोच लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। एक दो लोगों ने अभी, अरे यार राघव तुम पहले सही थे बाद में गलत हो गए, ठीक है? जिसको हमने कुछ गलत समझा दिया क्या? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, सुना करो ढंग से। चाय नाश्ता तो नहीं चल रहा है उधर से? ठीक है, हमारी भी चाय आ गई लेकिन हमने पी नहीं है, समझा रहे हैं, आप लोग भी सुनेंगे हमारी बात को। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो लोग जल्दी ही वेपराइज हो जाएंगे, मतलब एम्प्टी स्पेस में उनकी वेपर ज्यादा बनेगी। और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो जल्दी ही उनका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? समझ गए बात को? ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो ज्यादा जल्दी वेपर बनेगी, और वेपर जल्दी बनेगी तो वेपर प्रेशर जल्दी ही सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे ही। मतलब अब जरा फिर से समझिए, इधर वाले लोग एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है? ये वाले लोग बड़ा प्यार करते हैं इधर एक दूसरे को, कोई बाहर मुसीबत आई, ठीक है, तो एक दूसरे को ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे को नहीं जाने दे रहे हैं कि भैया आप मुसीबत को फेस करो जाके, नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इतनी आसानी से वेपर के मॉलिक्यूल एम्प्टी स्पेस में नहीं जा पाएंगे। और फेस कब करेंगे? जब अंदर वालों की ताकत और बाहर वालों की ताकत बराबर होगी। अब ये लोग तो वेपर में निकल ही नहीं रहे, तो बाहर वाले तो हावी है ना,
बॉइलिंग हो ही नहीं रही है, तो हमें ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। जबकि यहाँ क्या है, इधर क्या है, इधर थोड़ा मोहब्बत कम है। तो जैसे ही कोई समस्या आई, सबने कहा नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। कम टेम्परेचर पे ही, या हम कह सकते हैं कि कम टेम्परेचर पे ही क्या हुआ, ज्यादा मॉलिक्यूल कलेक्ट हो गए वेपर के, और वेपर प्रेशर जल्दी ही सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो लास्ट हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं यहां पर कि मोर इज द वेपर प्रेशर, मोर इज द वेपर प्रेशर, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने फाइनल कंक्लूजन कर दिया। तो एक कंक्लूजन हम लोगों ने किया था, एक कंक्लूजन किया था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। एक कंक्लूजन किया था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। इसको भूल जाना, ठीक है, ये जानकारी में रखना, किसी से डिस्कशन करना हो तो उसको समझा देना। लेकिन दूसरा जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, इज डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। मोर इज द वेपर प्रेशर, मोर इज द वेपर प्रेशर, क्या लिखा जाए, मोर इज द वेपर प्रेशर, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतनी जल्दी वेपर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। तो कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लगेगा। समझ गए ना? तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है हाई वोलाटिलिटी, हाई वोलाटिलिटी। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे अगर हम आपसे बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब एल्कोहल के मॉलिक्यूल, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, सी लेवल पे है ना। एल्कोहल के मॉलिक्यूल, अब जरा मुझे जवाब देना जरा आप लोग, एल्कोहल के मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते जितना वाटर लगाता है। एल्कोहल का वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ जल्दी से, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होना चाहिए या 100 से ज्यादा होना चाहिए? कम होना सर कम चाहिए। होगा। कम होगा ना? ज्यादा। ज्यादा कि कम? एल्कोहल के मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहे हैं जितना वाटर लगा रहा है। एल्कोहल के मॉलिक्यूल की वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल की कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल को हमें 100 डिग्री तक गर्म करना पड़ा, जिससे भैया अब तो कम से कम सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाओ। 100 डिग्री तक हीट किया, लेकिन एल्कोहल के मॉलिक्यूल वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, तो ये 78.5 डिग्री पे ही हीट करने पर इतने सारे वेपर कलेक्ट हो जाती है कि वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए कम होता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल इजीली वेपर फेज में चले जाते हैं। समझ गए यहां पर मेरी बात को? ये समझ गए ना? ठीक है, कोई ऐसा है अभी भी जिसको समझ में नहीं आई हो बात कि सर आपने क्या पढ़ा दिया उतनी देर में? दूसरे पॉइंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे पॉइंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, 2 पॉइंट हो गए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। हम लोग दूसरे पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर। Boiling point is depend on vapor pressure. More is the vapor pressure, more is the vapor pressure, less is the boiling point. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली हमने। अब पानी है, पानी और अल्कोहल को कंपेयर ना करके सिर्फ पानी को ही कंपेयर करते हैं। ये एक पानी का सैंपल है, बीकर में हमने पानी ले लिया, और जरा इसी लाइन को ध्यान से समझिएगा। मोर इज बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर, मोर इज द वेपर प्रेशर, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। वर्षा तो कोई नहीं है ना इसमें अपनी क्लास में? तो अब देखिए
क्या होगा, मान लीजिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है, होने दो भाई, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ऋषि, कोई बात नहीं, मैंने यही बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये समझिए, ये पानी है। पानी को सराउंडिंग प्रेशर जब 1 एटीएम होता है, मतलब 760 mmHg होता है, जो कि हमारा कंडीशन है, ठीक है, तो इसको बॉयल करने के लिए हमें 100 डिग्री तक हीट करना पड़ता है, क्योंकि 100 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर 760 mmHg के बराबर पहुंचता है। बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सा ये बात है। तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक इसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर ना आ जाए, और 100 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर होता है, तो 100 डिग्री तक हीट करना पड़ा। मान लीजिए सराउंडिंग प्रेशर 1000 mmHg होता है तो और ज्यादा देर तक हीट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो हम काम नहीं करते जा रहे हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। थोड़ा सा हमने बिल्कुल टॉपिक को चेंज कर दिया। पानी लिया, पानी लिया, बीकर में इसको, पानी को हमने बंद कर दिया, ठीक है, अभी भी पानी था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस वाटर में थोड़ा हमने नमक घोल दिया, NaCl घोल दिया, NaCl घोल दिया, पानी में नमक घोल दिया, ठीक है। अब जिससे हम जवाब मांगेंगे फिर वही जवाब देगा। जब हमने नमक घोल दिया था तो यहां जो पानी का वेपर प्रेशर था, क्या वेपर प्रेशर अब भी उतना ही रहेगा? जवाब दे लिख के सब लोग फटाफट। पानी का वेपर प्रेशर जो केस 1 में था, क्या केस 2 में उतना ही रहेगा? नमक घोल दिया है, नमक घोल दिया है, यस सर कह रहे हैं, यस सर कह रहे हैं कुछ लोग। आप लोग अपना भैया दिमाग लगाना, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों ने वीडियो रिवाइज किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। और जो चेंज कह रहे हैं, जो कह रहे हैं चेंज होगा, वो बता दें कि कम होगा कि ज्यादा होगा, केस 2 में कम होगा कि केस 2 में ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर। चेंज आएगा तो क्या चेंज आएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? चेंज होगा तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ठीक है, ठीक है, कम हो जाएगा। अभी तो नितेश कह रहे थे सेम रहेगा, आप कह दिया कि कम हो जाएगा। कौन सा आंसर माना जाए, पहला वाला कि दूसरा वाला? पेपर में एक ही चलेगा आंसर, दो नहीं चलेंगे। कम हो जाएगा। बाकी लोग भी जवाब दें। देखिए, जब नमक घोल देंगे तो एक महानुभाव बहुत पहले ही हमको बता के चले गए थे, आज से लगभग 10 दिन पहले वो बात डिस्कस करी थी, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसी को याद आया? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी को याद आया? नहीं याद आया तो मैं वापस पहुंचू? याद आ गया ना? वापस पहुंचते हैं, 1 मिनट रुकिए, वापस पहुंचते हैं, कई लोग भुलक्कड़ हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन आ गई आपके सामने ना। तो उस दिन जिस दिन मैंने राउल्स लॉ पढ़ाया था, राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो मैंने कहा था कि अगर ये लिक्विड ए है तो इसके मॉलिक्यूल इतने होंगे, और ये जब हम इसमें कोई बी नाम का सोल्यूट घोल देंगे, जरा ध्यान दीजिए, बी नाम का जब कोई सॉलिड सोल्यूट घोल देंगे तो कुछ सरफेस पे बी आ जाएंगे, जिससे वेपराइजेशन कम हो जाएगा।
तो पहले वेपर प्रेशर पीए नॉट था, तो बाद में कम हो जाएगा, पीए हो जाएगा, जिसको हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे थे। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या डिस्कस किया था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। याद आ गया कि नहीं याद आया? याद आया? यस सर। बोलो भाई। यहां तक बात हो गई, याद आ गया ना? आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जवाब देना जरा अब इसके बाद, जो पूछे उसके बाद जवाब दीजिएगा। वापस उसी स्क्रीन पे आते हैं। वो स्क्रीन तो मुझे लग रहा चली गई, निकालनी पड़ेगी वापस। या ठीक है। तो जब हम कोई सोल्यूट मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा और यहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेस वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कम वेपर आएंगी, और कम वेपर आएंगी तो ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, मोर बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है, समझ गए बात को? क्योंकि वेपर प्रेशर अगर कम है, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर अगर कम रहेगा तो कम वेपर के मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, और जब कम इकट्ठा होंगे तो ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा। समझ गए भैया? सुन ले श्रेया सिंह, सुन ले हमारी बात श्रेया। ठीक है, ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे तो जल्दी ही वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सोल्यूट मिला दिया है तो वेपर प्रेशर घट गया है, वेपर प्रेशर घट गया है तो कम वेपर के मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस बारे में किसी को समस्या, जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। वेपर प्रेशर अगर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इस बार वेपर प्रेशर हम कम कैसे कर रहे हैं? वेपर प्रेशर हम कम कैसे कर रहे हैं? सोल्यूट मिला के कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, नाउ द बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन सोल्यूट ऑल्सो, कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, कह सकते हैं। और अगर ये सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज डिपेंड ऑन द सोल्यूट ऑल्सो। सोल्यूट की क्वांटिटी पे जो डिपेंड करेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि सोल्यूट जब मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, और वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ गए ना कि जैसे हम लोग सोल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना वेपर प्रेशर कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। lowering in vapor pressure is directly proportional to elevation in boiling point। ये स्टेटमेंट डन कर दिया जाए, ये स्टेटमेंट डन कर दिया जाए। यस सर। ठीक है, इसमें कोई समस्या किसी को? वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ गए, क्योंकि वेपर प्रेशर पे ही तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। इस स्टेटमेंट को डन कर दें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अब देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने, मतलब लास्ट टर्न क्या काफी पहले, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट पढ़ा था। क्या होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल w। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा था। Yes. जिसमें ये पूरा जो LHS था वो रिलेटिव लोअरिंग था, बट हमको मतलब किससे? लोअरिंग से। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी बराबर पी नॉट इंटू कैपिटल एम को भी इधर ले आए, क्योंकि कैपिटल एम जो है वो सॉल्वेंट का मोलर मास है और वो कांस्टेंट होगा, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू कर दे। ठीक है, यहां वैसे तो स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में होगा, लेकिन अगर केजी में चाहे तो क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी कांस्टेंट आ गई, और इस टर्म्स को हम एज ए मोलैलिटी ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस टर्म को एज ए मोलैलिटी ट्रीट कर सकते हैं। Yes, sir. मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन केजी होता है ना। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू फिलहाल ग्राम में है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसको केजी में रखना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर देना, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, वो 1000 यहाँ आ जाएगा, वो केजी में बदल जाएगा, और ये सारी चीजें पूरी एज ए कांस्टेंट चली जाएंगी, अलग हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी नॉट माइनस पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, समझिएगा बात को, आसान शब्दों में समझिएगा, इतनी कैलकुलेशन ना समझो, आसान शब्दों में समझो। वेपर प्रेशर कब घट रहा है? जब सोल्यूट बढ़ रहा है, और सोल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, और कंसंट्रेशन या तो मोलैरिटी में लेते हैं या मोलैलिटी में लेते हैं, दो ही कंसंट्रेशन काम आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी ली थी, यहां मोलैलिटी लिया जाएगा। ठीक है, तो आसान शब्दों में समझो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो, जितना वेपर प्रेशर कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ा, और बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब सोल्यूट डालेंगे, सोल्यूट डालेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। आसान शब्दों में समझ जाए, कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा था, और वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सोल्यूट डाल रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूट डाल रहे हैं, और सोल्यूट डाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी मोलैलिटी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं, अब आप कहेंगे सर मोलैरिटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड कर रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वॉल्यूम का टर्म नहीं है, याद करो आप लोग, वॉल्यूम का टर्म नहीं था, इसलिए हमने मोलैरिटी नहीं लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर में वॉल्यूम का टर्म था, वहां मोलैरिटी था, यहाँ मास का टर्म है, इसलिए मोलैरिटी। इस बात को समझ गए आप लोग? इस बात को समझ गए? Yes, sir. ठीक है, और Yes, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम मान लेते हैं कि दिस इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा मतलब चेंज होता है। मान लीजिए पहले बॉइलिंग पॉइंट T1 था, फिर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के T2 हो गया, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, और उस कांस्टेंट को हम केबी लिखते हैं, केबी इंटू मोलैलिटी। केबी के बारे में चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे, पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लिया जाए, छोटा करके क्विक रिवीजन ले लिया जाए। हमारी क्लास में घड़ी मत देखना भाई आप लोग प्लीज, ठीक है, फुर्सत में बैठा करो, घड़ी मत देखा करो। कल एक स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया कि सर 246 में काफी लोड हो जाता है, मैथ्स की भी क्लास रहती है, फिजिक्स की भी क्लास रहती है, तो क्या आप केवल क्लास 135 में ले सकते हैं? तो ऐसा करते हैं, 246 में 3 दिन में केवल एक दिन क्लास ले लिया करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है पढ़ाने में ऑनलाइन में, तो 3 दिन में काम बनेगा नहीं। संडे तो लेंगे ही लेंगे, कल संडे नहीं लिया था, कल थोड़ा तबीयत नहीं सही थी, जुकाम काम हो गया था हमको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हो ही जाता है एलर्जी की वजह से, तो इसलिए कल क्लास नहीं ली थी, अदरवाइज संडे तो क्लास रहेगी। तो 135 संडे और 246 में एक दिन ले लेंगे, किसी एक दिन, जैसे अगर आप बोलेंगे कल ले लेंगे तो कल ले लेंगे, थर्सडे बोलोगे थर्सडे ले लेंगे, या सैटरडे में एक दिन ले लेंगे। तो इतना
इतना कर लेना, एक दिन समय निकाल लेना। तो ठीक है, सुनते रहना है, मतलब हेडफोन लगा के रिकॉर्डिंग करके बाद में सुन लेना। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक सराउंडिंग प्रेशर पे और एक वेपर प्रेशर पे। सराउंडिंग प्रेशर अभी हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं, हम वेपर प्रेशर पे बात करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मोर इज द वेपर प्रेशर, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। कम टेम्परेचर पे वो जल्दी चीज हीट होने लगेगी। और वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा, लेस इज द वेपर प्रेशर, तो मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा देर तक उसको हीट करना पड़ेगा। और वेपर प्रेशर यहां पर हम कम कैसे कर रहे हैं, लिक्विड में सोल्यूट मिला के कर रहे हैं। ठीक है, मोर इज द वेपर प्रेशर, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट, और वाइस वर्सा, लेस इज द वेपर प्रेशर, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर वेपर प्रेशर हम कैसे घटा रहे हैं, सोल्यूट मिला के घटा रहे हैं, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब हो रहा है, जब हम सोल्यूट मिला रहे हैं, और सोल्यूट मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये क्विक रिवीजन हो गया। वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करती है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, जहां पर केबी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम आज के बाद नाम देंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर लिक्विड। ये अलग अलग लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पानी के लिए केबी की वैल्यू अलग होगी, अगर जो भी मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू फिक्स होती है, और वो न्यूमेरिकल में हमको दी जाएगी कि आप सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं कि क्या यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमको ये वैल्यू दी जाएगी। केबी की वैल्यू याद नहीं करनी है, केबी की वैल्यू हमको दी जाएगी। एक कभी कभी पेपर कठिन बन जाता है तो केबी की वैल्यू निकालने को आ सकती है, तो उसका भी हम बता देंगे। तो इट इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के लिए केबी की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे एक दो अगर हम एग्जांपल बता दें आपको, तो वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है, पहले तो केबी की यूनिट डिसाइड कर ली जाए, यूनिट ऑफ केबी। एक आध साल डेफिनेशन भी आ गई थी, तो किसी की भी डेफिनेशन आए आपको रटने की जरूरत नहीं, पहले तो उसकी यूनिट डिसाइड कर ली जाए। तो केबी की यूनिट क्या होगी, केबी किसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टीबी हो गया केल्विन में, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है भैया, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन केजी, याद करो। तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है मोलैलिटी की। तो यहां पर हमने रख दिया मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। यहां पर के जो है वो केल्विन है, याद रखना है। तो यूनिट ऑफ केबी जो भी न्यूमेरिकल में मिलेगा वो हमें मिलेगा केल्विन केजी पर मोल। आप लोग पूरा लिखना, नहीं तो के भूल जाओगे, बहुत सारे के होते हैं। केल्विन केजी पर मोल, याद रखिएगा इस बात को। तो वाटर की जो केबी की वैल्यू है, केबी फॉर वाटर लिख दे रहा हूं मैं एक आध, अदरवाइज याद नहीं करनी है, वो होता है 0.52। 0.52 यूनिट क्या हो गई, केल्विन केजी पर मोल। मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है, तो केबी फॉर बेंजीन जो हो गया, केबी फॉर बेंजीन जो हो गया वो हो गया 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, क्लोरोफॉर्म का अलग होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, उसकी जरूरत नहीं है, वो सब हमको न्यूमेरिकल में दिया जाता है। फिलहाल अब केबी की डेफिनेशन निकालते हैं। सब सही चल रहा है ना, कोई जल्दी तो नहीं लग रहा है कि तेज हो गया, स्पीड तेज हो गई, समझ में नहीं आई कोई बात, तो डेफिनेशन निकालते हैं केबी की। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। केबी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगली हेडिंग पड़ेगी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट सॉरी डेफिनेशन। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। ठीक है, तो नीचे वाले को वन मान ले, मोलैलिटी वन मान लेंगे, मोलैलिटी वन मान लेंगे, तो केबी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी के। तो हम लोग लिखेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, जब मोलैलिटी हमने यहां पर वन मान ली तो केबी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टीबी को। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, defined as the elevation in boiling point in 1 मोलल solution। जब मोलैलिटी वन हो तो केबी किसके बराबर होता है, डेल्टा टीबी के बराबर होता है, और डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा इसको छोटा करके पीछे ऊपर वापस आया जाए और रिवाइज किया जाए। चूंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के। ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलैलिटी के, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट जुड़ेगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी इंटू मोलैलिटी, जहां केबी को हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। तो मेन फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, इस केबी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। बाकी केबी के बारे में थोड़ा हम लोग और भी चर्चा करेंगे, इसको हम लोग बताएंगे, एक दो चीजें और इसके बारे में बताएंगे, अभी आज नहीं, आज मेन मेन बातें बता दें। तो केबी की डेफिनेशन एक आध बार एग्जाम में आ गई है तो मैंने वो बता दी आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, मैं तो नोट करके ही दूंगा आपको, स्लाइड मैंने बना दी है। आज ऐसे लिख के पढ़ाने का ज्यादा मन हो रहा था क्योंकि इसको पढ़ाने का मजा ही अलग होता है, तो इसलिए आज लिख के पढ़ा दिया। बाकी स्लाइड बनी हुई है, उसमें हम आपको लिख के देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर, 5-10 मिनट और रुकिएगा हमारे साथ, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी। थोड़ा इसको एक्सपैंड करते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी और मोलैलिटी की जगह पर क्या होता है, मोल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन केजी होता है। ठीक है, और मोल की जगह पर, मोल की जगह पर क्या रखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि मोल सोल्यूट के हैं तो मास और मोलर मास भी सोल्यूट का होगा, और कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। ठीक है, थोड़ा अभी यहीं पे और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर न्यूमेरिकल में कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में दिया हुआ है, हमें रखना यहाँ पर केजी में है। ठीक है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। अगर ग्राम में दिया है कैपिटल डब्ल्यू तो उसको क्या किया जाएगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, जल्दी बताओ। अपॉन 1000 करेंगे, है ना। वैसे तो यहाँ केजी में होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्राम में दिया होता तो 1000 से डिवाइड कर देते, तो ये 1000 डब्ल्यू इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, डब्ल्यू इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इन केजी के बराबर होता है। तो डब्ल्यू इन केजी को डब्ल्यू इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 पहले 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन इस स्मॉल एम, एम एम को स्मॉल एम लिख दे रहे हैं केवल, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये भी ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में हो गया। तो ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे, या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों यूज करेंगे। ठीक है, इस मोलैलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर जो डब्ल्यू है वो है मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट, और एमएम जो है
वो है मोलर मास, mm या केवल m, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, एक लास्ट बात बस और बता दे रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत कठिन बातें नहीं है, सब आसान सी बातें हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करके फुर्सत में फिर से इनको सोचना। ठीक है, चीजों को तुरंत याद हो जाएंगी, आगे मत छोड़ना, तुरंत याद कर लोगे खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि जब एग्जाम आएंगे तो रिवाइज कर लिया जाएगा, आगे के टॉपिक सफर करते तुरंत याद करो, खत्म करो। और ऐसा नहीं कि बार बार याद करने की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़े। एक बात बस और बताएंगे, Yes. चलो आगे बढ़ो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या जब पेपर थोड़ा सा कठिन बनता है, वैसे काफी समय से तो ऐसा नहीं है, बट एक जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने एक आध बार देखा है कि ऐसा हुआ है। केबी कैलकुलेट कर भी सकते हैं, वैसे तो केबी दे देते हैं, बट केबी कैलकुलेट करने को आ सकता है। तो हम 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, 1% भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, एक नंबर भी कम होने नहीं देंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमको, समय ज्यादा है, सिलेबस कम है। तो ये मत सोचें कि हमारे पास कोरोना है, स्कूल बंद है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, समय ज्यादा है, सिलेबस कम है, बढ़िया नंबर लेके आओ। कोई बाद में 10 साल बाद नहीं पूछेगा कि वो कोरोना की वजह से सिलेबस कम था, क्या था। 100 में 100 मार्कशीट सजा दो एकदम। ठीक है, तो एक भी नंबर की कमी नहीं छोड़नी। कैलकुलेशन ऑफ केबी, तो लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसके लिए लगना पड़ता है। तो केबी कभी कभी कैलकुलेट करने को आ जाता है, मोस्टली दिया जाता है न्यूमेरिकल में, लेकिन हम उसका भी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। केबी का फॉर्मूला क्या होता है हम लिख दे रहे हैं। तो केबी का फॉर्मूला होता है निकालने का m इंटू आर इंटू टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है मैं यहां बता देता हूं। m है मोलर मास, मोलर मास किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि केबी हमेशा सॉल्वेंट के लिए निकाला जाता है, पानी के लिए, बेंजीन के लिए। पानी में नमक घोलो, चाहे पानी में शक्कर घोलो, चाहे पानी में शुगर घोलो, ग्लूकोज घोलो, उसका केबी वही रहेगा, पानी का। ठीक है, आर आपका यहाँ पर 8.314 यूज किया जाएगा, जो कि जूल पर मोल केल्विन है, क्योंकि यहाँ पर बात जूल के टर्म्स में हो रही है। ठीक है, तो आर हमने ये यूज कर लिया। टीबी जो होता है वो होता है उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सॉल्वेंट का। जैसे पानी है तो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 होता है, जो टीबी रख देंगे। ठीक है, दूसरा डेल्टा वेपराइजेशन एच, ये होता है आपका मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में। वैसे तो डायरेक्ट के भी गिवन होगा, लेकिन जब ना गिवन हो तो ये गिवन होगा, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी यूनिट ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में इसकी यूनिट होगी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, जूल पर मोल होगी इसकी, है ना। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, याद है किसी को, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा रिवाइज कर लेना। जूल पर मोल होगी इसकी यूनिट, यहाँ पे जूल पर मोल रख दी है। ठीक है, और 1000 to 1000 रहेगा, तो ये सब कट जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ट्राई करना है तो मैं आपको बता दूं, वाटर का केबी कैलकुलेट करेगा फुर्सत में, घर में बैठ के कैलकुलेट द केबी फॉर वाटर। और हमने आपको बताया उसका 0.52 होता है, 0.512 या 0.52। ठीक है, इसका जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, मोलर मास पता है, आर पता है, बस हम डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन बता दे रहे हैं कितना होता है। वो होता है 2.257 और किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, लेकिन हमें उसको रखना होता है जूल पर मोल में। तो बस यही तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ करते हैं, वो यूनिट कुछ देते हैं, रख पाते कुछ है। तो अभी जो डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है वो किलो जूल पर ग्राम में दिया, उसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ग्राम को मोल में जानते हो कैसे कन्वर्ट करना होता है, और किलो जूल को जूल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये सब आप लोग जानते हो। तो यहाँ से केबी भी निकाल सकते हैं, बट ये 1% से भी कम चांसेस है
कि निकालने को आए, अदरवाइज केवी दिया होता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने आज की क्लास में करी। कोई डाउट रहा, कुछ कठिन लगा कि पता नहीं क्या हो गया, 1-1.5 घंटे में कुछ समझ नहीं आया, सर ने क्या पढ़ा दिया? तो ये हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, सोल्यूट बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर पानी है तो वो 100 डिग्री पे उबलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए पानी में हम नमक घोल के उबाल रहे हैं तो हो सकता है उसको 104-105 डिग्री तक टेम्परेचर देना पड़े उबालने के लिए। मेन जो बात थी वो ये थी, बस इतनी सी। बाकी फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए वो न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना ही रखा जाए। एनी क्रॉस क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। समझ गए No. सब लोग? चलिए, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। और एक चीज और है, जरा सुन लीजिए। कल Sir, thank you. थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।